नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारे वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए श्रमिक मोहित्रा जी। दादा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ आए हुए हैं। नई एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की अनाउंसमेंट हो चुकी है, बट प्रॉब्लम अभी सुलझी नहीं है। इनफैक्ट अभी राउंड 2 आना बाकी है। हम किस बारे में बात करते हैं, जानते हैं दादा से। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक विज्ञप्ति जारी करी थी आज से लगभग 2 हफ्ते पहले। उसमें उन्होंने कहा था कि जो रिटेल लेवल पे इंडेटेडनेस है, यानी कि जो कर्ज है लोगों का, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट लोअर इनकम से लेके मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम तक, ये जो रेंज है बेसिकली पूरी जो जनता है, उन्होंने कहा वो अलार्मिंग रूप से बढ़ रही है। तो वो एक आपातकालीन स्थिति भी बन सकती है अगर इसको ठीक से मैनेज या रेगुलेट नहीं किया गया और इसके कारणों को अच्छी तरह परखा नहीं गया सरकार द्वारा। तो उन्होंने एक वार्निंग नोट दिया था। आरबीआई, रिजर्व बैंक, जो भी ऐसी चीजें निकालती है उसको हमें बहुत संजीदगी से लेनी चाहिए। और मैं ये इस संदर्भ में क्यों बता रहा हूं, इस क्राइसिस के संदर्भ। देखिए, अब मैंने पहले विश्लेषण में कहा था कि 3 स्तरों में ये मूवमेंट डेवलप हुआ। अब आप लोग वो सब भूल जाइए। बात नीट पेपर लीक की नहीं है, बात एक शैक्षणिक ढांचे की है जो इफेक्टिवली हमें से कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो हमें चाहिए उसको देने में उत्तीर्ण नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है, सफल नहीं है। इट्स अ ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम। अब ये ब्रेक जो है कई स्तरों पे है। एक स्तर है कि भाई हमें जो जो इतिहास सिखाते हैं बच्चों को वो गलत है, बहुत ही एक नैरो व्यू है, एक मार्क्सिस्ट व्यू है, ये सब बातें होती है। ठीक है, वो एक चीज है। पर क्या शिक्षा का सबसे अहम जो है लक्ष्य वो इतिहास सिखाना ही है? जी नहीं, वो एक नींव है, एक बेस है जिससे आप अपने देश के बारे में जान सकते हो। ठीक है, दुनिया भर में शिक्षा व्यवस्था जो है वो आपको अपने वयस्क जीवन काल के लिए तैयार करती है। आपको वो सारी स्किल्स मिलती हैं जिससे आप जाके व्यवसाय या किसी काम में, किसी नौकरी में जुट पाओ। ठीक है ना? सो एजुकेशन इज कनेक्टेड टू लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयबिलिटी। मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं बोल रहा हूं, एम्प्लॉयबिलिटी मतलब आप उस लायक हो कि आपको कोई नौकरी दे। ठीक है, मैंने जो आकलन किया है कि एम्प्लॉयबिलिटी में भारतवर्ष काफी पीछे है। और ये जो ट्रेंड है, चूंकि मैं खुद एक एम्प्लॉयर, मैं आपको बता रहा हूं अपने निजी अभिज्ञता से और बाकी लोगों के अनुभवों से भी, एम्प्लॉयबिलिटी एवरी जनरेशन इज गोइंग डाउन, बढ़ नहीं रहा है वो। और वो उसका डायरेक्ट कारण है शिक्षा व्यवस्था। अब ऐसी स्थिति में जब आपका एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ रहा है, जब आपका जो आय है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है कि आप अपनी जरूरतें पूरी कर सको, इसलिए आपको कर्जे लेने पड़ रहे हैं, और आपके बच्चों के पास जो प्रोस्पेक्ट्स हैं फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल सिक्योरिटी, उसके साधन कम हैं। उसमें से एक साधन था कि भाई मेडिकल टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, उससे आपके बच्चों को डॉक्टर बनने की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, उसमें अगर धांधली है, गड़बड़ है, तो वो जो बहुत कम कुछ क्षेत्र हैं जहां पे आपका फ्यूचर एश्योर्ड है, उसमें से एक पे बहुत बड़ा एक क्रॉस लग जाता है। ठीक है ना? तो ये जो है, इसीलिए चाहे उसके पीछे डीप स्टेट रहा हो, कांग्रेस पार्टी रही हो, सारे तंत्र रहे हो, जो भी रहा हो, ठीक है, वो तो उसका एग्जीक्यूशन था। लेकिन मुद्दा जो है वो सत्य है। मुद्दा हम सबको प्रतीत होता है, हम सबको समझ में आ रहा है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो जाने वाला नहीं है। इसको शिक्षा मंत्री को चेंज करके नहीं होएगा। यहीं पे लोग मात खा गए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो कॉकरोच वाले हैं और बाकी भी जो उनके पीछे हैं, उनके आका, उनको एक्चुअली क्या भारतवर्ष की उन्नति से कोई संपर्क है? नहीं है। जो बच्चे वहां पे वास्तव में आए हुए थे और उनके माता पिता भी आए हुए थे, जनरेशन वाई और जनरेशन जेड, मैं तो जेन एक्स का हूं, वो सारे
वास्तव में वो उत्सुक थे कि भाई हमें कुछ रेजोल्यूशन मिलना चाहिए। ये एक इशू बन गया, ये एक सिंबल बन गया कि धर्मेश प्रधान नाकारा रहा है, तो धर्मेश प्रधान को हटाओ। तो ये उनका एक नारा था, लेकिन वो नारा वहां तक सीमित नहीं रहा। वो सीधा मोदी सरकार पे उसने प्रश्न उठाए, नरेंद्र मोदी जी पे प्रश्न उठने लगे हैं। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गया है। मैं फिर कहूंगा कि हाँ, पीछे डीप स्टेट है वगैरह, जो भी ठीक है। उधर आप देखिए, जब सरकार का पूरा ध्यान इस ओर केंद्रित हो गया है, और बाय द वे क्राइसिस अभी हटा नहीं है, उसका लॉन्ग टर्म कारण है कि हमने एक्चुअली सोल्यूशन कुछ नहीं पाया है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं पाया है। प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयबिलिटी, एक्सेस, ठीक है, जो हमारे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उधर जैसे ही केंद्रीय सरकार का ध्यान हटा, बांग्लादेश में सर्गियो बोर जा रहा है, ठीक है, जो राष्ट्रदूत हैं अमेरिकी युक्त राष्ट्र के, और वहां पे CIA का एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी अभी बैठा हुआ है, US स्पेशल फोर्सेस आए हुए हैं। तो इन्होंने, इनका जो पूरा कार्यक्रम था कि भारतवर्ष के नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट और म्यांमार और बांग्लादेश का एक जगह मिला के एक बड़े क्रिश्चियन राज्य की स्थापना करना, जो एक शूल बन जाएगा भारत के प्रति और चाइना के प्रति, लेकिन भारत की सार्वभौमता अक्षुण्ण नहीं रहती, वो प्रकरण पूरी जोर पे है। तो यहाँ पे इनको उलझाए रखो और उधर अपना कार्य करते रहो। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, अब जब आप लोग सारे इस दिशा में देख रहे थे, और मैं समझ सकता हूं कि क्यों देख रहे थे, देश पे ये बड़ा खतरा बन चुका है। ओके, अब वापस आते हैं इस बात पे कि क्या मुद्दा है जो मेरे हिसाब से मोदी जी को सॉल्व करना पड़ेगा। वो मुद्दा ये है कि हमने एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करी है, जिसके चलते लोग उसका रेंट लेते हैं, यानी कि घूस। वो आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्या है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जो डेवलपिंग कंट्रीज माने जाते हैं, यानी नेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ, वहां पे औसत 1000 लोगों के लिए 3 डॉक्टर हैं। जो बड़े उन्नत देश हैं वहां पे 4.85 डॉक्टर्स होते हैं प्रति 1000 व्यक्ति के, ठीक है। भारतवर्ष में वो नंबर 1 से नीचे है। हमारे बच्चे यहाँ पे उनको मतलब इतने सीट्स नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं है उनको ट्रेन कर पाए, तो वो लोग यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, पर्टिकुलरली जनरल कैटेगरी के बच्चे। और ये दूसरा मुद्दा है, हम लोग इससे और मुंह नहीं मोड़ सकते। कुछ भी कहते हो तो भीम वाले खड़े हो जाते हैं, ओबीसी वाले खड़े हो जाते हैं, आंदोलन पे आंदोलन चलते हैं, लेकिन हमने मेन मुद्दा पकड़ा ही नहीं है कि देश में मेरिटोक्रेसी का अभाव है, नंबर 1। नंबर 2, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी त्रस्त हैं, और ऐसा नहीं है कि हम आउटपुट बहुत अच्छा जनरेट कर पा रहे हैं। जो बच्चा 100 में से 3 नंबर लाके भी डॉक्टरी में घुस जाता है क्योंकि उसके पास कोटा है, वो उत्तीर्ण नहीं होता है। आधे लोग वो 2nd और 3rd ईयर में ड्रॉप आउट कर जाते हैं, प्रेशर नहीं ले सकते हैं ना वो वाला। एग्जैक्टली। तो हम क्या तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा ढांचा जहां पे एलोपैथिक डॉक्टर केवल 1 लाख तैयार होते हैं इस साल के, केवल 1 लाख। सरकार एक आंकड़ा देती है, सारे इंस्टीट्यूशंस को मिला के, सारे इंस्टीट्यूशंस को मिला के सरकार आंकड़ा देती है क्या, 1.6 लाख डॉक्टर्स। वो गलत है, वो 1.6 लाख डॉक्टर्स नहीं है। और मैं इसमें यूनानी और आयुर्वेद को नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो भी है, लेकिन उसको जो हम स्वाभाविक परिभाषा में डॉक्टर समझते वो नहीं है। वो वैद्य और हकीम तैयार हो रहे हैं, उनका भी नंबर गिना जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से थोड़ा सा भ्रामक नहीं हो गया, ये सही नहीं है। और दूसरा, उसमें आप जो नया एक पद्धति निकला है, आयुष को पकड़ रहे हो, यूनानी को पकड़ रहे हो और होम्योपैथी को भी पकड़ रहे हो। उनकी संख्या 20 हजार और 13,000 है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो इससे इतना सब मिला के भी आप प्रति 1000 व्यक्ति के लिए 1 डॉक्टर नहीं है इस देश में, यानी हमारे पास कैपेसिटी का बहुत बड़ा अभाव है। तो मेरा सवाल यह है कि आप ये ऐसे अद्भुत एंट्रेंस एग्जाम क्यों कर रहे हो, आप एक स्कार्सिटी क्यों क्रिएट कर रहे हो जहां पे हमें प्लेंटी की आवश्यकता है, हमें अपार नंबर्स की आवश्यकता है। कम नहीं, ज्यादा बढ़ाओ। आपने 23 IITs बना दिए, ठीक है। उसके अलावा 40 के आसपास ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह है।
उसके अलावा निजी क्षेत्र के हैं। तो इंजीनियरिंग में तो वो अभाव नहीं है, लेकिन डॉक्टरी के क्षेत्र में इतना अभाव क्यों? क्यों हम रोमानिया में जाके पढ़े, यूक्रेन में जाके पढ़े हमारे बच्चे? क्या वो इस देश में नहीं पढ़ सकते? इनफैक्ट आप इतनी कैपेसिटी बनाओ कि इस पूरे अफ्रीका से, बाकी दूसरे देशों से भी यहाँ पे आके पढ़े, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे पास। क्योंकि हमारे डॉक्टर जो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में जाके सेटल होते हैं, जिसका अनुभव मुझे है, दे आर बेटर, इनफैक्ट दे डोमिनेट दैट सेक्टर। यानी भी हमारे पास बुद्धि और क्षमता तो है, लेकिन ट्रेनिंग कैपेसिटी नहीं है। तो ये क्राइसिस जो है ट्रेनिंग कैपेसिटी का है। मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूं। बहुत अच्छी बात है एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन मेरिटोक्रेसी तो है ही नहीं ना। आप लोगों ने तो वैसे भी उसको रिजर्वेशन के आंकड़े में बांध दिया है सिस्टम को। आज से 40 साल पहले एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं हो, 40 नहीं, गलत बोल रहा हूं, 60 साल पहले एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होते थे। मेरे जन्म से बहुत पहले की बात है। जो पुराने डॉक्टर्स होते थे ना, वो अच्छे नंबर लाते थे अपने हायर सेकेंडरी में, उनको नंबर के बिना पे और इंटरव्यू के बिना पे एडमिशन मिल जाता था। क्या वो गंदे डॉक्टर थे, बेकार डॉक्टर थे? और ये ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। आजकल मैं डॉक्टरों से जाके बात करता हूं, एलोपैथिक मेडिसिन इज टॉट नॉट इन हिंदी और इन बांग्ला और इन कन्नड़ा। एलोपैथिक मेडिसिन इज टॉट इन इंग्लिश, लेकिन ये लोग अंग्रेजी तक नहीं बोल सकते अधिकतर तो डॉक्टर। कैसे सीखेंगे जी? तो इंग्लिश इज अ स्किल बाय द वे, क्योंकि ये ग्लोबल एक नॉलेज सिस्टम है, ये याद रखिए। इसमें भाषा वो नहीं कर सकते हम क्रांति, वो बाद में होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन ये स्किल तक नहीं है, तो वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इस पे तो सवाल खड़े हो जाते हैं ना। तो क्वालिटी क्या वाकई में आपको मिल रहा है? तो ये सारे सवाल, मैं कह रहा हूं कि ये सारे जो सवाल हैं, जब तक उनका उत्तर नहीं मिलेगा, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है कि प्रहलाद जोशी जी आरएसएस के एक बहुत वरिष्ठ एक रेवोल्यूशनरी वो थे, काडर थे। उन्होंने हुबली में ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराया, आंदोलन किया। उन्होंने कश्मीर में जाके आंदोलन किया। वो सब बड़ी अच्छी बातें हैं, पर वो राजनैतिक बातें हैं। ये पहले कोयला मंत्री थे 2019 से 2024 तक। उसके बाद उन्होंने नागरिक आपूर्ति यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और जो नागरिक मामले थे, नागरिक नहीं, उपभोक्ता मामले थे, कंज्यूमर अफेयर्स, उसका पदभार संभाला था। ये एजुकेशन उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। इंडिया डिजर्व्स अ सेपरेट एजुकेशन मिनिस्टर। मैं बार बार ये कहूंगा। मुझे नहीं लगता है कि शायद वो बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री साबित हों, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने भविष्य देखा नहीं। लेकिन भारतवर्ष वेरी डिमांडिंग एंड अरे सबसे क्रिटिकल है, सबसे क्रिटिकल है। हम देश का 1.3% भी खर्चते नहीं है। जो जीडीपी है उसका 1.3% भी एजुकेशन पे नहीं खर्चा जाता है। निजी क्षेत्र मिला लो तो वो 4% बनता है। दूसरे देशों में, जो उन्नत देश उनको छोड़ दो, उनके साथ तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। जो अभी भी विकसित नहीं हुए हैं, विकास कर रहे हैं, उन देशों में भी 6-7% होता है, और सरकारी खर्च जो है वो 2-2.5% होता है। यानी हम हाफ लेवल पे चल रहे हैं। चाइना पर कैपिटा के हिसाब से 16,300 रुपया, मैं रुपए में कन्वर्ट करके बता रहा हूं आपको, साल का 16,300 रुपया खर्चती है प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से। पर अगर मैं सिर्फ विद्यार्थियों को पकड़ूं तो वही नंबर उसका 3 गुना हो जाता है, 50,000 रुपए के आसपास होता है। भारतवर्ष में पता है वो नंबर क्या है? ये सरकारी आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 6,330 रुपया। आप कैसे कंपीट करोगे? यूएस का तो छोड़ ही दो, मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा दे देता हूं। आप लोग कहोगे नहीं वहां पे सब कुछ महंगा है, पर सब कुछ अनुपात में है ना। वहां पे 16,70,000 रुपया खर्चते हैं वो प्रति साल, प्रति विद्यार्थी। बट आप लोग समझ रहे हैं? मैं थोड़ा तो मैं अपनी बात समाप्त कर लूं, फिर आप पूछिए जो भी पूछना है। तो मेरा सिंपल विचार ये है कि ये जो क्राइसिस था, ऐसे क्राइसिस और आएंगे। राजनीतिक स्तर पे मैं देखूं, ये लोग क्राइसिस पे क्राइसिस खड़े करेंगे असली मुद्दों को पकड़ के। तो ये समाप्त होने वाला नहीं है। और सरकार ने जो पीछे स्टेप लिया है ना, उनकी बात मान ली, ये पूरा जो परसेप्शन है वो ये लग रहा है कि उन्होंने आंदोलन किया तो ये सरकार पीछे हट गई। मेरे हिसाब से जो होना चाहिए था वो ये था कि आप एक रीशफल कर देते, वेट करते थोड़े दिन, रीशफल करके इनको कुछ कहीं और कर देते और किसी और को ले आते।
उससे क्या है कि बोले नहीं मैं तो रीशफल कर रहा था, ये तो हमारा वैसे ही ड्यू था, उसको पहले अनाउंस भी कर सकते थे। नहीं, बहुत सारे फेलियर्स हैं यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त मोदी सरकार बैकफुट पे है, आप लोग चाहे कुछ भी कहें। एक पॉइंट मैं और बोलना चाहता हूं, जो मास्टर स्ट्रोक वादी हैं, अरे बाबा मास्टर स्ट्रोक कुछ होता नहीं है, स्ट्रोक्स होते हैं वो सही होते हैं या गलत होते हैं और कुछ नहीं होता है, मास्टर स्ट्रोक नहीं होता हर चीज। ये 314 मिलियन लोगों ने मोदी जी का वो इंस्टाग्राम वाला देखा रील, ठीक है ना, तो 314 मिलियन लोग, ये उनके पॉपुलैरिटी का संकेत नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि शैक्षणिक व्यवस्था और उसके चलते ये सारे जो मैंने मुद्दे बताए, आरबीआई वाला पॉइंट और दूसरे पॉइंट्स, लोग इस वक्त सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस विषय पे क्या बोलेंगे। वो मौन खड़े थे अब तक, दूसरे लोग सामने आके कुछ कुछ बोल रहे थे, स्टेटमेंट इक्का दुक्का स्टेटमेंट यहां वहां, इसलिए वो आए थे। तो इसको पॉपुलैरिटी का संकेत मत समझें एंड डोंट स्टार्ट पैटिंग योरसेल्फ ऑन द बैक। स्थिति टली नहीं है, इन लोगों ने अभी मांग करी है कि आप एफआईआर विथड्रॉ करो और जितने भी लोग मरे हैं उनको कॉम्पेंसेशन दो। ये नया आंदोलन अभी चालू हो रहा है, इसके पीछे आप लोग कुछ भी कह लो, इथेनॉल वाला मामला भी समाप्त नहीं हुआ है। इथेनॉल पे तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, 70 रुपए लीटर इथेनॉल है, 50 रुपए लीटर पेट्रोल है, तो हम 102 रुपया क्यों दे रहे हैं? सबको दिखता है वो क्या है। एक तो पैसे वाली बात है, इंजन वाली बात को छोड़ देता हूं, विवादास्पद है। तो ये बहुत सारे मामले एक एक करके आप पकड़ते जाओगे तो उसका कोई अंत ही नहीं है। और एक बार अगर खून का स्वाद चख लिया है तो ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा बस। तो आपको लग रहा है कि अभी और ये लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे? एकदम एकदम, उनको एक मशीनरी मिल गया है और ये मशीनरी भाजपा ने, दे हैव स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम विक्ट्री, उन्होंने खुद बना के बनने में वो कर दी, उनको एक सुविधा दे दी कि हाँ बनाओ। जो कुछ भी नहीं था वो अब बहुत कुछ बन चुका है, वो एक केंद्र हो गया है। जैसे आईएससी, मैं खुद आईएससी में मैंने वो किया है, आईएससी भी तो कुछ नहीं थी ना, फिर वो कैसे वो पकड़ती गई तेजी। मुद्दे हमेशा रहेंगे, भारतवर्ष जैसे विशाल देश में इतने सारे इसमें डिविजन्स हैं, इतने फॉल्ट लाइन्स, इतनी दिक्कतें हैं लोगों को, वो तो मिल जाएंगी। एक बार आपने एक मुद्दा पकड़ लिया जो वास्तव में सबको अफेक्ट करता है और सरकार उसमें पीछे हट गई तो आप इसको रोक नहीं पाओगे। तो मैं तो ये समझता हूं कि अभी फील्ड वाइड ओपन है। हमें एक क्या, मैं तो इतना भी कहूंगा, आप में से कई लोग इसको मानेंगे नहीं, शायद गालियां भी बके मुझको, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि अभी जो द्वितीय स्तर के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको धीरे धीरे आगे लाने की आवश्यकता है और मास संपर्क करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये तंत्र तो रहेगा नहीं। फील्ड इज वाइड ओपन और देर नहीं लगती लोगों का दिमाग पलटने में। आप लोग ये याद रखें कि 2029 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, उसमें 65% लोग जनरेशन वाई और जनरेशन जेड के होंगे। 36 करोड़ जनरेशन जेड और लगभग 150 से 125 करोड़ जनरेशन वाई। क्या हो गया ना आपका 65 क्या 70% के आसपास हो गया टोटल वोटर्स का। ये लोग वोट करने वाले हैं और उनमें से दो तिहाई लोग तो वोट करने भी जाएंगे। वो लोग अगर विक्षुब्ध रहे तो आप कहां से जीतोगे? एक बंदा चाहिए जो करेक्ट इश्यूज को पकड़ ले और फिर उसको बोले। ममदानी को किसी ने चांस नहीं दिया था न्यूयॉर्क में। विजय सेतुपति बोल रहा हूं, विजय जोसेफ को मैं नहीं कहा था कि वो नहीं जीत सकता क्योंकि डीएमके सफल रही है। कहा क्या हुआ? सब गलत निकले ना। तो मुझे जो दिख रहा है, जो मैंने वेस्ट बंगाल में पकड़ा था, एक आक्रोश है। आक्रोश मोदी जी के खिलाफ नहीं है, आक्रोश जो चल रहा है देश में उसके खिलाफ है। तो उसको अगर किसी ने दिशा दे दी तो ये जो आप लोग सोच रहे हो नेशनलिस्ट सरकार चल रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, ये सब समाप्त हो जाएगा। यू विल बिकम अ वैसल स्टेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। यही होने वाला है, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जेन जी को कि भू राजनैतिक समीकरण कैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। भैया अपने जॉब्स की, अपने फ्यूचर की चिंता है, उनके माँ बाप को भी वही चिंता है, शिक्षा व्यवस्था फटा हुआ है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, इस सरकार को सोचना पड़ेगा कि आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। ये फिक्सिंग का भी सवाल नहीं, उसके आगे निकल गया है, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है। उस ट्रस्ट डेफिसिट को सॉल्व करना पड़ेगा। ये रोजी पिक्चर सब कुछ बढ़िया है कि हम सब, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है।
वास्तव से हम अपने आंखें चुरा सकते हैं लेकिन उससे बच नहीं सकते। राइट। दादा, कल एक और पोस्टर आया था कि अभी तो पहला विकेट गिरा है, ये तो ऑन रिकॉर्ड बोला है इसने, दीपके ने, राइट। उसके बाद जो इनके आई थिंक हैंडल से आया था कि अगला नंबर नितिन गडकरी का। दे हैव टेस्टेड ब्लड। बिल्कुल। मैं अर्थशास्त्र पे ज्यादा वो फोकस करता हूं, तो मुझे तो वो पहला विकेट दिखता था, लेकिन ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का विकेट गिर गया। ये लोग रुकने वाले नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। अब पहले जो भी रहा हो, जैसे भी उसको, एक होता है ना कि आप उसको इंड्यूस करो, उसको एक जगह पे खरोच खरोच के एक नासूर बना दो, पर नासूर जब बन जाता है तब आप उसको कैसे रोकोगे? बन चुका है ना वो। लोग सड़कों पे उतर के अशालीन भाषा में मोदी सरकार को और मोदी जी को गाली तो दे ही रहे हैं ना। हम कहते हैं ना मोदी जी स्ट्रांग मैन हैं, उनका पूरा ग्रिप है इंस्टीट्यूशंस और एडमिनिस्ट्रेशन पे, बस सड़कों पे जब लोग गालियां देते हैं, आप उसको वापस बोतल में नहीं भर सकते वैसे। आपको एकदम डिफरेंट तरीके से इसको टैकल करना पड़ेगा। राइट। तो आपको कैसे लगता है कि इसको हैंडल कैसे करना है? बिकॉज सी नाउ द एक चीज जो बहुत गलत हुई है, बच्चों ने यहाँ इकट्ठे होकर इंजॉय करना सीख लिया है। खून लग चुका है विकेट गिरने के कॉन्टेक्स्ट में, मैंने कहा था, मतलब कि एक रेजिग्नेशन ले चुके हैं, बट ये उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं था, उनके लिए इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, इंस्टा रील्स बनाना, इंस्टा रील से पैसे कमाना। नाउ दैट इज, देखिए, हम लोग बैठ के क्रिटिसाइज कर सकते हैं इनको, लेकिन जो है सो है। मैं एक रियल पॉलिटिक का विश्वासी हूं। देयर इज अ गैप इन वास्तव है ना, देखिए, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बोल सकते हैं ये आइडियल होना चाहिए, वो बोलने से वो तो होगा नहीं। जैसे ये लोग हैं वैसे ही हैं, ये लोग बदलने वाले नहीं है वैसे। अब इसी को लेके आपको आगे चलना है। अगर आपको आगे चलना है, आप क्या करोगे? इनको घर से निकाल दोगे सबको? आपको इन्हीं को लेके चलना पड़ेगा ना। अगर इन्हीं को लेके चलना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एंगेज कैसे करें उनकी भाषा में एंगेज करना पड़ेगा। वो 10 गाली देते, हम भी 10 गाली देके वैसी ही बात करें। मैं किसी चीज को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल मैंने दिया। ये लोग ऐसे ही बात करते हैं। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये वहां पे जाके नामावली लगा के वो लोग सबको नमस्कार करेंगे, नहीं होने वाला ये। आप लोग ये मत समझें कि ये भजन ट्रांस करते हैं और दारू नहीं पीते। बाय द वे, ये सत्य है, दारू पीना कम हो गया है और सारे दारू की कंपनी सर पकड़ के बैठ गए, यार ये लोग तो दारू ही नहीं पीते। लेकिन हाँ, अल्कोहल कंजम्पशन अमंग्स जेन ज़ी हैज बीन फॉलिंग। That's very positive news. It's across the world. सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, ट्रेंड स्टार्टेड इन द यूएस एंड इट्स पिक्ड ऑन एवरीवेयर। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग उनके यहाँ दूसरे प्रॉब्लम्स नहीं है। हम भी जब बच्चे थे, हमारी भी दूसरे प्रॉब्लम्स थे, इनके अलग हैं, लेकिन ये तो है ना। आप इनको नकार के नहीं बोल सकते है क्या गंदा बिहेवियर है। अरे उससे, ये सभी अंकलबाजी से कुछ नहीं होगा। अंकल आंटी, गलत बात, अरे गलत बात होगा, गलत बात। What is missing is the 35 people, 35 एज ग्रुप या 30 प्लस के जो लोग हैं, they will have to understand कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बच्चे क्या सोच रहे हैं। There is a big gap. Exactly. आप उनको इग्नोर मत करो, डोंट टॉक डाउन टू देम। उनको समझने की जरूरत है। सुनो, उनकी बात सुनो। अब बाय द वे, ये लोग बात बहुत कम करते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। जो लोग ये 15 से लेके 25-30 साल के लोग हैं ना, ये वाले, ये लोग बात ही नहीं करते। आप उनके सामने बक 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 बक, मैं ऐसे जैसे बक बक करे जा रहा हूं। मेरा जनरेशन बहुत बातू नहीं था, ये लोग बात ही नहीं करते, चुपचाप सुनेंगे ऐसे, फिर आप देखोगे ऐसे कुछ कर रहा है। वो अपने कमेंट्स अपने 50 दोस्तों के साथ शेयर कर चुके। ये लोग, इनका कम्युनिकेशन स्टाइल अलग है। सो प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हुआ है, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, और समाज के स्तर पे हमें इस ट्रस्ट डेफिसिट को नीचे लाना पड़ेगा। इनको बेवकूफ मत कहो, इनको बिगड़े हुए मत कहो। बट देयर इज अ सेक्शन जो हमने जंतर मंतर, वो नहीं है हमारा जेनजी, प्लीज वो नहीं, एक मिनट, मैं इन सारी चीजों को इग्नोर इसलिए करूंगा क्योंकि ऑपोजिशन वाले जो हैं वो तो बहती गंगा में हाथ धोएंगे, ये उनका काम है। उसको कंप्लेन करके क्या होगा, ये तो एक्सपेक्टेड है। नहीं, मैं उसकी बात, एक मिनट, मैं सब पे आ रहा हूं। एक मिनट गायत्री जी, मुझे बोलने दीजिए। यही तो बात है ना, बोलने नहीं देते हो।
मैं भी जेनजी हूं, मुझे बोलना है, ठीक है? आप मेरी बात सुनो। नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन के वो लोग आएंगे, ये आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए स्वाभाविक। ये कैसे कह दिया कि अरे ये क्यों आएंगे, यही उनका काम है। जहां तक कि हुलीगन्स का सवाल है, अरे मैंने खुद कहा था ना, दिल्ली में जो बस्ती हैं और जो पुराने गांव है वहां से सारे निकल के आए हैं आधे वेले लोग। लेकिन भैया ऐसा है कि वो इसलिए आए क्योंकि एक आंदोलन ने तेजी पकड़ी, और ऐसे हर आंदोलन में, आज से आप 50 साल पहले भी चले जाओ, मंडल आंदोलन के टाइम पे चले जाओ 1990 में, जिसमें मैं भी शामिल था, उससे पहले ही चले जाओ, सब में ऐसे लोग आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, डीटीसी की बसें जलती हैं, पुलिस के वैन्स उलटते हैं। ये नया क्या है? आप लोगों को लगता है ये नया है? लड़कियों का गाली गलौज, फिल्दी लेवल का गाली गलौज, ये नहीं देखा। वो तो भैया ये जनरेशन ही अलग हो गई है। वो लड़कियां एक दूसरे को ब्रा बोलती हैं। ब्रा का मतलब क्या है? भ्राता। तो एक लड़की दूसरे लड़की की भ्राता कैसे हो सकती है? बट उनका लैंग्वेज अलग है, वो हर चीज में गाली गलौज करना उनको कूल लगता है, करते हैं वो, ऐसे ऐसी बात करते हैं वो लोग। यूएस में जैसे भद्र समाज में कोई एफ वर्ड यूज नहीं करता है, मतलब वो निकल जाएगा, अगर आपको गुस्सा हो, बहुत उत्तेजना हो गया तो एक आध निकल सकता है, लेकिन कोई नहीं करता वैसे। लेकिन आप जाओ, द मोमेंट यू गो डाउन द लेयर्स, द बॉटम हाफ ऑफ द पिरामिड, वहां पे वो उसके बिना बात ही नहीं करते। वो हो गया वहां का कूल कल्चर, ठीक है? तो वही कल्चर जो है सब पूरे विश्व में फैल गया है, चाहे वो कोरिया का बीटीएस हो, या अमेरिका की टेलर स्विफ्ट हो, या इस देश के ये जो सारे दोसांझ वगैरह इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये कूल है ना। सो कूल और ब्लडी फूल में कोई खास फर्क नहीं है वैसे, धागे भर का फर्क है, टू कोट ओमकारा। लेकिन पॉइंट ये है कि वो बात कैसे करते हैं, आप उसको इग्नोर करो, वो कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं वो देखो, उनकी उलझने क्या है उसको समझो। नहीं तो ये जो है ना, इसी को यूज करके आपके यहां पे फिर से एक ऐसा ऑपोजिशन सत्ता में आ जाएगा which is completely sold out to the US deep state। वही होने वाला है, फिर आप उसको रोक नहीं पाओगे। And because अब these ये people मत समझना कि मोदी जी सब ठीक कर देंगे, ये हमारा एक बहुत ही एक अजीब चीज है। मोदी जी एक आदमी सब कुछ ठीक, यार वो कृष्ण भगवान नहीं है, चाहे कितने भी पोस्टर आप लगा लो उनको कृष्ण रूप में दिखाने की, वो इंसान है, उसको देवता मत बनाओ। वो एक राजनीतिज्ञ है, उसके कुछ अपने एजेंडे हैं, अपने कार्यक्रम हैं। अगर वो सफल नहीं होते हैं, 12 साल शासन कर चुके हैं, 2.5 साल और हैं, आप नए नेताओं का चयन करो, देश के लिए चाहिए वो। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर वही चलता रहेगा जो चल रहा है, फिर आगे परिणति भी वही होगी उसकी। मुझे जितना गाली देना है दे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो होना है वो तो होएगा ही ना। लेट्स बी रियलिस्ट। एक चीज और है, ये जो अब जनरेशन आ रही है उनको फर्क नहीं पड़ता है। फॉर देम कंट्री इज नॉट अ माता, फॉर देम कंट्री इज एन अपॉर्चुनिटी और व्हाटएवर। दे आर रेडी टू माइग्रेट एनीवेयर, दे आर रेडी टू गो एनीवेयर। जो मैं Yes. जंतर मंतर वाला बोल रही हूँ, राइट? फॉर देम ग्रीनर पैशंस, मतलब पैसा मैटर करता है। फॉर देम मनी इज एवरीथिंग। that is the biggest thing that I've concluded after seeing this entire जो भी अभी चला है। तो उनके लिए इमोशनल कनेक्शन और इमोशनल डेडिकेशन टू कंट्री इज मिसिंग, बिकॉज इन लोगों को इतिहास याद नहीं है या याद कराया नहीं गया है, एंड दे डोंट वांट टू नो, बिकॉज उनको लगता है ये बहुत पुराने जमाने की बात है। उन्होंने डिफिकल्ट टाइम्स नहीं देखे हैं, उनको हर चीज, उनको फ्रीडम आसानी से मिली है, उनको हर चीज आसानी से मिली है, वो वैल्यू नहीं जानते हैं चीजों की। आपकी और मेरी जनरेशन जानती है, बिकॉज हमने फिर भी देखा है, हमने फिर भी सफर किया है, छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल किया है, तो इसलिए हमें वैल्यू पता है। बट वो, उनको हर चीज मिल गई है, अब वो उससे आगे की सोच रहे हैं। दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट व्हाट हैज बीन इन बिहाइंड। आगे चाहिए उनको पैसा, प्रॉस्पेरिटी, लड़की, बिगर पोस्ट, अच्छे अच्छे गैजेट्स। उनका डायरेक्शन ही अलग है। बीजेपी हैज फेल्ड स्पेशली इन कम्युनिकेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स। सिर्फ उतना नहीं है, इट इज नॉट अबाउट जस्ट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। देखिए पूरा विश्व जो है, इंक्लूडिंग माय जनरेशन, सो कॉल्ड जेन एक्स, हम सब ने, हमारे जनरेशन में ये चालू हुआ था। द होल वेव ऑफ लिबरलाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, ये हमारे जनरेशन से चालू हुआ था। तो हमारा जो दिमाग है वो चेंज होना चालू किया, लेकिन इनका पूरी तरह से चेंज है, इन्होंने और कुछ देखा ही नहीं, जैसा आप कह रही थी। लेकिन बात सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का नहीं है। आप एक सत्य से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हो। भारतवर्ष में
सबसे ज्यादा जॉब्स कहाँ पे क्रिएट हुए हैं, किसी एक क्षेत्र को मैं अगर ले लूं, सबसे ज्यादा जॉब्स कहाँ क्रिएट हुए हैं? गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या है? उबेर, ओला, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, हाँ। जेप्टो। हम्म। यार इससे कैसे चलेगा? अगर यही सिर्फ मौका मिल रहा है तो उससे तो चलेगा नहीं ना। और ज्यादातर लोगों को यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इससे वो कितना कमाएगा? 20,000 रुपया, 30,000 रुपया। आज के डेट में जो एक पढ़ा 20 लिखा है उसको 20-30 से सेटिस्फाइड होगा? नहीं, घर ही जो नहीं पढ़ा चलेगा। लिखा नहीं भी है, क्या वो 20-30 से सेटिस्फाइड होगा? मेरी मेट जो है वो 35,000 कमाती है। एक इंजीनियर को आप 3,60,000 देते हो साल का, यानी मेट ज्यादा कमाती है, वो 4,20,000 कमाती है। हम्म। तो फिर तो आपको ये जो समस्या डेवलप हो रहा है ना, ये और विकराल होगा। और इन लोगों को वो पता है हमसे ज्यादा। आई एम टेलिंग यू, आज एआई जो है, इट इज द थर्ड वेव ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, पहले 2 वेव्स तो इंडिया थोड़ा सा दूर रही, क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था, पर अब बढ़ रहा है। थर्ड वेव ऑफ ऑटोमेशन में इट इज जॉबलेस ग्रोथ, कंप्लीटली जॉबलेस ग्रोथ। तो ये लोग जाएंगे कहां? उसके लिए हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं, ये सवाल है इनके। और जो थोड़े बहुत वो है, एक्सेस है, वहां पे पेपर लीक्स हो रहे हैं। तो उसी लिए ये इशू बन गया है, उसी लिए ये इशू बना है। देखिए, इनका जो सामाजिक एनालिसिस है, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, वो करके उतना फायदा इस वक्त नहीं मिलने वाला है। इनके वैल्यूज और मॉरल्स की हम भर्त्सना करें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूं, एंगेज, ट्रस्ट डेफिसिट को मिटाना पड़ेगा। एंड यू हैव टू थिंक, यू हैव टू गिव देम एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। ये बड़ा प्रैक्टिकल जनरेशन है बाय द वे। हम लोग इतने प्रैक्टिकल नहीं थे। एक बात तो मानना पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। इसलिए आप जो कह रही थी ना, इनको रोमांस से मतलब नहीं है, इनको किसी वैल्यूज से, मूल्यों से मतलब नहीं है, इतिहास से मतलब नहीं है इनको, भैया बताओ क्या होने हो। तो ये प्रैक्टिकल जनरेशन प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढती है। उनको ये एनोडाइन स्टेटमेंट देने से कि बॉर्डर पे खतरा है, देश पे खतरा है, अंदर से खतरा है, बाहर से, ये सब ये एक स्तर तक होएगा। वो समझते हैं उसको, ऐसा नहीं कि नहीं समझते एकदम, लेकिन वो उनके लिए सबसे बड़ा इशू नहीं है। हिंदू मुस्लिम विवाद सबसे बड़ा इशू नहीं है। जो जिहाद चल रहा है, लव जिहाद वगैरह, वो इसके शिकार भी होते हैं, फिर भी उनको वो दिखता नहीं उतना। ये समझना पड़ेगा हमें। इनको बाय द वे हम जेन एक्स वाले उतना जुड़ नहीं पाएंगे, इनसे जुड़ पाएंगे जेन वाई वाले। वो थोड़ा ज्यादा समझते हैं इनको। जो इनके मामा और चाचा की उम्र के हैं ना, वो लोग ज्यादा समझेंगे इनको। मैं तो ताऊ हूं, मुझे तो कोई सुनेगा भी नहीं। तो ये पॉइंट है। और ये सिर्फ जेनजी तक सीमित नहीं है, मैं कहता हूं जेन वाई भी बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त। मास लेऑफ्स हुए हैं। जेन वाई वाले कौन है उसको देखिए ना, वहां पे मास लेऑफ्स हुए हैं, नए जॉब्स का प्रोस्पेक्ट उतना अच्छा है नहीं। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, अभी जो चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो डेवलपिंग सिनारियो है वो जेन वाई और जेन जेड को दिख रहा है। नोबडी इज एड्रेसिंग इट। बिल्कुल राहुल गांधी नहीं एड्रेस कर रहा, वो बेवकूफ जैसे बातें करता है, लेकिन कल अगर वो करने लगे तो नहीं, उसी को लेके, जेन्युइन कॉज को लेके एकदम ही अलग डायरेक्शन में जैसे अभी किए इन्होंने करे, तो नीट का पेपर उठाया। पर द वर्स्ट पार्ट, दादा, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट का प्लेटफॉर्म बनाया नीट का, और टेररिस्ट को लाके बिठा दिया। टेररिस्ट को, स्टूडेंट को अगेन आई एम टेररिस्ट टेलिंग यू, डोंट लुक एट दीज थिंग्स, डोंट लुक एट दीज थिंग्स, डोंट गेट। ये है मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज। डोंट लुक एट कौन कौन आया उस प्लेटफॉर्म पे, कितने बेवकूफ सड़े हुए गधे लोग आए, बिल्कुल आए। मेरा बस चले तो टेररिस्ट को तो मैं सीधा ही शूट कर दूं विदाउट एनी ट्रायल, लेकिन मेरा बस तो है नहीं ना। आई डोंट रन द पुलिस सर्विसेज। पॉइंट इज नॉट दैट कि कौन आया कौन नहीं आया। ये इस चीज को इंटरसेक्शनैलिटी आप समझ सकते हो, जहां पे पिक्चर देखने की जरूरत है, रादर देन छोटी चीज पे कन्फाइन हो जाए। आप अगर इसको बवाल बनाना चाहते हो, बड़ा बवाल बनाना चाहते हो, तो हर तरह के जो लोग हैं जो अपोज्ड हैं वो जुड़ेंगे उसमें। बट मेन मुद्दा जो है उसको आपको समझना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। ट्रू जी। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।